नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्या के अधीनस्थ ग्राम सभा नौसारी में हम हैं और आप हमारे साथ रंजीत लाल जी हैं जो कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और आज हम मुलाकात करने के लिए रंजीत लाल जी से वार्तालाप करेंगे कि आप राजनीति में कब आपने कदम रखा और क्या उद्देश्य रहा। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आपको भी मेरी तरफ से जी। तो आप लगभग 80 लगभग हूँ, 80 के लगभग हूँ। आपकी उम्र लगभग 80 की। और मेरा मतलब ये है कि समाज में मैंने देखा जी कि सरकार के द्वारा बहुत सारे काम कम हो रहे हैं जी, जैसी जनता चाह रही, जनता के अनुसार काम नहीं हो पा रहे हैं जी। और मैं भी शायद राजनीति में कदम रखूंगा जी। तो अपने दिल से मैं भी सरकार से जो भी सत्ता में होंगे उनसे अपनी बात करूंगा कि भाई हमारे क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों की कमियां हो रही है और सरकार द्वारा ये कमियां दूर होने की थी लेकिन नहीं हो पा रही है और आगे इन कमियों को दूर करने की कृपा करेंगी सरकार। जी जी। तो मान्यवर, जैसे आप अभी ये ग्राम सभा बणसोली महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं उपाध्यक्ष श्रम संविदा समिति विकासखंड नारायणगढ़, तो आपके पास ये जो है आप देख सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी ये माननीय काशीराम जी बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कार्यालय गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली। रंजीत लाल जी बसपा उपाध्यक्ष, जनपद चमोली, निवासी, ग्राम नौसारी, बरमोली, पोस्ट बरमोली। तो आपने रंजीत लाल जी कब जो है आपने जो है राजनीति की शुरुआत करी? मैं कर्णप्या में रहा जी और वहाँ पर देखा मैंने ये स्थिति यहाँ की। फिर मैंने अपनी दुकान सिमली में खोली। कब की बात हुई है? ये लगभग 78 नहीं 68 की बात है। 68 की बात। और 68 से मैं सिमली में रहा जी और 68 से एक ही मकान पे रहा जी, लगातार एक ही मकान पे। मैंने मकान बदली नहीं जी और इस तरह से मैंने 90 तक मैं जब सिमली में बैठा रहा जी तो जमरी लोगों से मैंने राजनीति सीखी। अच्छा। और मेरी राजनीति शुरुआत वहीं से हुई जी और वहीं से हुई। देखते रहा मैं राजनीति चहल पहल। उसके बाद चुनाव दौर चला जी और जब चुनाव दौर चला तो बैगुणा जी भी यहाँ से चुनाव लड़ने के तैयार हुए। हेमंती नंदन बैगुणा जी और ये मनमोहन सिंह जी और ये जब चुनाव में तैयार हुए जी तो थोड़ा मैंने ये अनुमान किया जी कि ख ब का प्रसंग चला। ख ब यानी खच्चर ब्राह्मण। अच्छा। और उससे मुझको जरा गिलानी हुई कि भाई राजनीति में इस प्रकार की जाति पाति की बातें नहीं। कब हुई थी ये बातें? तो 81-82 में। अच्छा। और जब इस 81-82 में इस प्रकार की बातें हुई जी तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसी बातें जी, जमा नहीं मुझको वो बातें जी। और उसके बाद जब जमा नहीं तो मैंने इस समय में ये सोचा कि भाई मैं भी समाज सेवा करूंगी ताकि जनता में कुछ न कुछ सुधार हो जाए जी और इस प्रकार की मतलब बातें न चले जी। यानी जो कोई चुनाव लड़े निष्पक्ष व्यक्ति जो हो जी और निस्वार्थ व्यक्ति जो हो उसको हम चुनना चाहते हैं जी जनता के द्वारा जी जी और चुनना चाहते हैं ताकि वो हमारे विकास क्षेत्र के अंदर कर सके जी जी जी। और इस वजह से मैंने राजनीति में कदम रखा जी। फिर बात ये हुई जब खबर का प्रसंग चला जी इससे जरा दिक्कतें हुई जी। फिर नान रखते कुछ लोग जो थे ये बैगुणा जी के पक्ष में थे जी और नान तिवारी मुख्यमंत्री था तब यूपी में जी। और यूपी में जब वो मुख्यमंत्री थे जी तो घाट से उतरे और शिमले आए जी बाय ईयर जी। और जब शिमले आए तो वहाँ पर रोए जी और शिमले में एक प्रकार उद्योग विभाग ने जो जमीन खरीदी थी वो इसलिए खरीदी थी कि इस जमीन में यहाँ के लोगों की रोजगार रोजी रोटी के साधन जुटे जी और रोजी रोटी के साधन जुटे तो कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाया और जब काला झंडा उनको दिखाया तो मुझको भी क्रोध हुआ। नान तिवारी जी जो हैं वो मंच पे औरतों की तरफ रोए कि मैं घाट से यहाँ बाई ईयर आया पर हमारे विरोधी वहाँ से यहाँ कितने जल्दी पहुँचे जो कि मुझको यहाँ काला झंडा दिखाया गया। अच्छा। और यहाँ का आज वो
HMT फैक्ट्री जो है नानक तिवारी वहाँ ले गए, क्या कहते हैं काठगोदाम में। अच्छा। नैनीताल में नहीं, वो हल्द्वानी में जी। और हल्द्वानी काठगोदाम ले गए तो दुख इसलिए हुआ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे तो आप लोगों के बच्चे हैं, पंडित समाज के लोगों के, खासकर मैं ये कहूँगा, और हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, हमको कम से कम घास लकड़ी देने का या उनके पशुओं को पालने का मौका मिलता, और अन्य लोगों को परेशान, नमक मांगने से परेशान नहीं करते। और मैं राजनीति में रहूं और मतलब मैं कहूं, और ताकि इस प्रकार की मतलब फ्रैक्शन न हो जाति का कोई मतलब बिल्कुल ऐसा न रहे जी। और तब से मैं यहाँ आए, फिर देखा मैंने कांग्रेस में इधर उधर की बात। अच्छा, उस समय आप कांग्रेस में थे? तब मैं कांग्रेस में था। ठीक। और कांग्रेस में था, मेरे द्वारा मतलब सारे पार्टियों का कुछ न कुछ आदान प्रदान यानी बोलचाल होती रहती थी। मेरे धोरे बलदेव सिंह आर्य भी आए, मेरे धोरे राजेश पालित भी आए, मेरे धोरे भजन लाल जी भी आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री। अच्छा। इस प्रकार से मतलब उन लोगों के बीच में बैठ करके मैं अपनी बातें रखता था कि पहाड़ की स्थिति इस प्रकार की है, ऐसी है वैसी है, ये सब बातें करता रहता था। उसके अलावा यह है कि सर्वप्रथम हमारे नैनीताल में भजन लाल जी ने हेलीकॉप्टर उतारा, और इस संबंध में इस क्षेत्र के लोग सब जानते हैं कि भाई यहाँ हेलीकॉप्टर वो बैठ गए, क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे गिर गए या पड़ गए, क्या हुआ, और सारे लोग परिवार के लोग वहाँ पर दौड़ के चले गए। फिर देखा उन्होंने वहाँ के हाल चाल। फिर उसके बाद यहाँ ये चंद्रमोहन सिंह नेगी के साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उनको भी मैंने खुद प्रेरित किया कि आपको आना पड़ेगा, और आप जब आएंगे तो मतलब आपको वोट मिलेगी, और अगर आएंगे नहीं तो वोट कौन आपका बंदा हुआ है जो कि आप अपना दर्शन भी न दे वोट दे दें। बिल्कुल। तो जैसे आपने कांग्रेस को, सबसे पहली पार्टी आपकी कांग्रेस थी? सबसे पहली पार्टी मेरी कांग्रेस थी। उसके बाद आप जो है बहुजन समाजवादी पार्टी? उसके बाद मैंने मतलब देखा जब लोगों ने मुझको कहा कि भाई बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलित और पिछड़ों का साथ कर रही है, गरीबों का साथ कर रही है, निस्वार्थ हिसाब से साथ कर रही है। वो पार्टी नहीं देख रही कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस प्रकार का है, वो तो देख रहे कि गरीब किसी भी प्रकार का हो। जैसे कि मतलब मायावती ने जब अपने मुख्यमंत्री काल में एक अकेली पार्टी थी, और जब एक अकेली पार्टी थी तो उसने शिक्षित बेरोजगारों को बिना ट्रेनिंग किए हुए इंटरमीडिएट पढ़े लिखे बच्चों को टीचिंग लाइन में लगा दिए, शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु। मायावती ने ये नहीं देखा ये पंडित है, मायावती ने ये नहीं देखा कि ये हरिजन है, मायावती ने ये देखा इसका एजुकेशन क्या है, और इस आधार से उसने नियुक्तियां की। और फिर उसने इस जिले में तहसीलें कई खोली, और इस जिले में एक रुद्रप्रयाग अलग जिला किया बनाया, और उधम सिंह नगर भी एक जिला खोला, तो बेरोजगारों को रोजगार तो मिला और उसने ये नहीं देखा कि किस जाति का है इसको यहाँ लगा दो, और किस जाति का है ये इसको हटा दो। उसने ये काम किया। लेकिन उसके बाद दुख मुझको ये हुआ, सोच मुझको ये हुई उसके बाद कि उसने जाति बाति का कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ ये देखा कि भाई मजबूर कौन है, मजबूर की साथ दिया। और उसके बाद मैं तो बहुत प्रयासरत रहा, इंटियल से इंटियल गांव में गया, पैदल गया, मेरे पैरों में जब थाल नहीं लगी तो मैं वापस भी आया, पर हमने बहुत बड़ा प्रयास किया, और मेरे पैरों पर जब थाल नहीं लगी तो हम बीएसपी का हाथी हरिद्वार से ऊपर नहीं चढ़ा पाए। फिर वहां से मैं हार मान होकर के अपने घर बैठा। और बैठ गए। लेकिन उसके बाद अब देखा मैंने प्रचलन क्या कहते हैं बीजेपी का, बीजेपी में कुछ लोग मतलब अच्छा काम करने वाले थे, कुछ काम। अच्छा, बसपा के बाद आप बीजेपी में आए? बसपा के बाद मैं बीजेपी में आया। तो बीजेपी में आपको कितने साल हो गए? बीजेपी में मुझको करीब 10-15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल तो नहीं हुए, लेकिन हाँ 15 साल हो गए, होने वाले हैं। अच्छा। तो जैसे आपने जैसे सुरेंद्र सिंह जी नेगी जब यहाँ आए तो सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ में बदला। सुरेंद्र सिंह नेगी ने शिमले में पेट्रोल पंप बनाया, और सुरेंद्र सिंह नेगी को मैंने जगह दी कि भाई मेरी दुकान में ये सामान तुम रख लो। तो मैंने इधर अपना धंधा चलाता रहा, उधर उनसे तब मेरी मतलब जान पहचान हुई। फिर सुरेंद्र सिंह जी ने मुझको पार्टी में लाने की कोशिश की, और सुरेंद्र सिंह नेगी भी एक दिन कांग्रेसी था, और कांग्रेसी था तो कांग्रेस और की प्रति उनकी मेरी बातें चलती रहती थी। जब वो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में आए, फिर मैंने कहा यार हमारे साथी हैं,
पुरानी जान पहचान है, चलो इस बार दे देते हैं। फिर महिपाल सिंह नेगी ने मतलब ये किया कि हमको पार्टी में लिया, और महिपाल सिंह नेगी आदि इत्यादि कई लोग थे, तो ये तब से मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ। ठीक। तो आपने अभी जैसे तीनों पार्टियों का मतलब तीनों पार्टियों में आप सदस्य रहे, हाँ। तो आपको अभी तक सबसे अच्छी निस्वार्थ निष्पक्ष भाव की पार्टी कौन सी लगी? वो मुझको निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ पार्टी तो बीएसपी लगी। अच्छा, बहुजन, मायावती दीदी की, हाँ जी, बहुजन समाज पार्टी वो लगी, जिसने मतलब बेरोजगार को रोजगार दिया और अपने इच्छानुसार काम किया, और जहाँ जिस चीज की आवश्यकता थी तहसीलें खोली, 2-3 तहसीलें तो यहाँ भी खोली इस जिले में, गैरसैंण हुआ, पोखरी हुआ, जहाँ मैं खुद गया था साथ, और इन जगहों में गया। तो इसमें जिला क्या कहते हैं सुरुलप्रयाग उसने खोला, फिर उधम सिंह भी खोला। तब मैंने सोचा कि हाँ ये पार्टी अच्छा काम करेगी, और हम साथ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब बीएसपी का हाथी हरिद्वार से ऊपर नहीं चढ़ पाया, मैंने उसके बाद छोड़ दिया। ठीक। मतलब चढ़ाने में आपको जो है हाथी चढ़ाने में थोड़ा परेशानी बहुत ज्यादा हुई है, नहीं चढ़। तो आप अभी जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? मुझको तो काम वैसे काम तो नहीं कर रही है, लेकिन रेडियो अखबारों से तो सोच रहा हूँ कि शायद ये काम करेंगे, या यहाँ का हमारा जो प्रतिनिधि है वो उचित न होने की वजह से हमारे यहाँ काम में गति नहीं आ रही हो, लेकिन अगला कोई आदमी होगा तो वो शायद गति दे देगा। इस वजह से मैं बीजेपी में मतलब विश्वास है अभी? बीजेपी में विश्वास रख रहा हूँ। अब जैसे मानवाल आप अभी जो है कह रहे हैं कि बसपा सबसे अच्छी है, और कल के दिन जो है बीजेपी ये कह दिए भाई इनको जो है पार्टी से निकाल दो। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा है पार्टी, ऐसा है साहब कनवाल जी, शुक्रिया है आपका जो मतलब मुझको इस तरह से पूछ रहे हैं, भली बात है। मैं भी चाहता हूँ कि मतलब इस प्रकार के विचार विमर्श किसी को दीजिए भी आदमी से हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब विकास होना चाहिए, विकास करना चाहिए, और विकास की मतलब एक हमारे भारत की जननी है, और जब हमारा भारत में गांव में विकास होगा तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी, जिसको कि अंग्रेज कह के गए कि भारत देश जो है एक सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने इस सोने की चिड़िया को जो है काट का उल्लू खड़ा कर रखा है। अच्छा, और इस चीज का मुझको दुख है कि जहाँ तक हो काट का उल्लू न हो, बल्कि सोने की चिड़िया इंडिया हो। बिल्कुल उसके लिए मेरी आशाएं हैं, ये मेरी तमन्नाएं हैं, और ये मेरा विश्वास है कि सरकार शायद इस प्रकार का काम करेगी ताकि भारतीयवासियों को अंदाजा लग जाए कि कौन प्रधानमंत्री तब था, कौन मुख्यमंत्री था, और कौन हमारे क्षेत्र का विधायक था, और कौन एमएलए था। इसके अलावा साहब ऐसे देखा मैंने कि लोग हमसे मतलब पैर छो रहे हैं, चाहे वो तब जाति नहीं देख रहे हैं, तब धर्म नहीं देख रहे, मतलब के लिए, और मतलब के लिए वो चुनाव जीत जाते हैं, और शायद है कि दिल्ली जाकर के या देहरादून जाकर के कुंडली मार करके चुपी साध जाते हैं। नहीं तो आपके जो जैसे ये हैं बरूनी जी, तो लोग कहते हैं कि ये दिल्ली के हैं और वहाँ रह रहे हैं, तो फिर भी प्रत्याशी वहाँ तो, हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के हैं, और तुमको दिल्ली देने से, वोट देने से क्या मतलब, लेकिन दिल्ली हम वोट इसलिए दे रहे हैं मोदी जी के नाम से, और मोदी जी का ही आदमी हम बने हुए हैं, और असली आदमी तो मोदी जी के वो हैं जो सांसद हैं, जो हमारा विकास करने के लिए नियुक्त जनता कर रही है, और असली नुमाइंदे हमारे जो हैं ये अनिल नौटियाल जी हैं, जो हमारी विधायक जी, जो हमारी बात को वहाँ विधानसभा में रखने को सक्षम होंगे। अगर वो हमारी बातें नहीं रखेंगे तो फिर हम सोचेंगे ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, और ये पता नहीं क्यों मतलब चुप्पी साध के बैठे। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान्यवर जैसे आप हम सारे जो मोदी जी को देखकर वोट देंगे, और इतना बड़ा हमारा देश है, तो मोदी जी किसी विधानसभा या किसी लोकसभा को नहीं देख सकते, लेकिन प्रत्याशी को इन चीजों को, समस्या को अपने संसद में हो या विधानसभा में हो रखने का प्रयास करना चाहिए। और लोगों का कहना है कि मोदी जी के नाम पर वोट लेके ये फिर जो है क्षेत्र में दिखते नहीं है। जैसे इससे पूर्व जो है सांसद थे, तो एक ही बार मुझे लगा कि वो है क्षेत्र में आए, वो भी जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आने लगा है ना, नजदीक आने वाला था। तो इसमें आप का क्या मानना है कि जो है जनप्रतिनिधि यदि जनता ने चुना है
तो उसको विजयी होने के पश्चात जो है जनता के बीच आना चाहिए और जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। बिल्कुल साहब, अगर वो जनता के बीच में आ जाए तो सो फार सो गुड, और जनता को बड़ी प्रसन्नता होगी कि अगर वो जनता के बीच में आ गई, जनता को याद करने के लिए, तो खुशी होगी और शायद है कि विकास करेंगे। और उसके अलावा जो है जनता जो भी अपने विकास के लिए अपना प्रार्थना पत्र दे, वो सांसद वो विधायक उन प्रार्थना पत्रों पर ध्यान देना चाहिए, और नहीं देंगे तो मतलब लोग उनको दोबारा नकार देंगे। जी जी जी। यानी कहते हैं फॉर द पीपुल इज द पीपुल बाय द पीपुल, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता ही पे निगरानी रखनी चाहिए सरकार को। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो लोग फिर उस आदमी का, उस व्यक्ति का और उस पार्टी का नाम भी लेने को तैयार नहीं। तो जैसे आप कहते हैं कि अभी जो है जैसे 10 साल से बीजेपी की सरकार है जी, और केंद्र में भी जी और राज्य में, हाँ केंद्र में भी राज्य में भी, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में काम उचित नहीं होगा तो शायद है कि लोग पार्टी के तरफ से भूल जाएंगे। जी, तो मान्यवर जैसे इसमें डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में, अभी लोगों का कहना है कि जैसे अग्निवीर योजना है, 73 साल 75 साल या 70 साल के बुजुर्ग जनता से ये बोलते हैं कि हमें एक बार मौका दे दो, लेकिन 22 साल का लड़का घर में बैठ जाएगा, यानी 17 साल 18 साल में भर्ती होगा और 5 साल नौकरी करेगा, 22 या 23 साल या 24 साल का लड़का नौजवान घर में बैठ जाएगा। मैं समझ गया आपका कहना जी, यानी मैं तो ये कहूँगा इस संबंध में कि सरकार जो है उन बच्चों के साथ, उन नवयुवकों के साथ बहुत धोखाधड़ी गद्दारी कर रही है। जी देखिए साहब जी, आपको अंदाज होगा कि मतलब जब फौज में आदमी किन किन कनराव में रहता है, कितनी बड़ी कठिनाई और परेशानी के साथ फौज में रहता है, और बर्फ के बीच रहता है, और बर्फ के बीच रहता है तो उसको मतलब यह है कि उस तरह से मानदेय नहीं मिल रहा है जितना कि मानदेय आज पहले मतलब मैंने देखा, आज मानदेय उससे ज्यादा विधायकों को मिल रहा है, बिल्कुल, और उससे ज्यादा एमपीओं को मिल रहा है। उनके बच्चों के पालन परवेश बात विचार आदि सारे खर्चा सरकार को वहन करना पड़ रहा है जनता के सर में, बिल्कुल, और जनता के सर में करना पड़ रहा है। लेकिन जो भाई जो बंधु उन सीमाओं में है, गोलियों के सामने कर रहा है, और उसको उतना फैसिलिटी नहीं दे रहे जितना कि इन नेताओं को जो हमको लूट खसोट हमारे साथ कर रहे हैं उनको सरकार फैसिलिटी दे रही है, जिस चीज का दुख है। मैंने ये भी देखा कि जब ये मंत्री थे तो मंत्री अपना टीए लेकर के अंगूठा टेक करके या टीए लेकर के अपना समय पास करता था। जब ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं, हाँ लाल बहादुर शास्त्री के पास तो एक दिन 60,000 रुपये थे और 6,000 रुपये उन्होंने कोऑपरेटिव से लोन लिया, ये मैंने समाचार देखा सुना, और तब जाकर के उन्होंने अपने आने जाने का वाहन खरीदा। और आज जो मतलब विधायक है उसके पास भी करोड़ों की संपत्ति है, ये देश का संपत्ति है। और देश का संपत्ति एक व्यक्ति इस तरह से मतलब अपना ले, कब्जा कर ले, इस चीज का जनता को तो दुख हो गई जी, निश्चित हो। तो जैसे आपकी ही सरकार है, यानी आप भारतीय जनता पार्टी के, तो आपकी ही सरकार में जो है अग्निवीर योजना जो है वो गलत है जी, वो उनको धोखा हो रहा है, और उनको मतलब यह है कि उसके बाद 5 लाख या 4 लाख जो भी दे रही सरकार और उसी में उसको संतुष्ट कर रहे, जीवन उसका बर्बाद हो रहा है। उस 4 लाख या 5 लाख में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब कुछ नहीं होगा तो ये धोखाधड़ी है, और लोग मजबूर हैं बेरोजगारी के वजह से, वो 5 लाख भी सोच रहे हैं कि ऐसे मरने से तो 5 लाख तो मिले ताकि मेरा परिवार कुछ दिन चलेगा। और जब मतलब वो 5 लाख वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसके भावी संतान या वो बच्चा है वो व्यक्ति अपना मतलब जीवन यापन कैसे करेगा, बिल्कुल उसको जरा कठिन हो जाएगा। इसलिए सरकार को अग्निवीर की योजना खत्म कर देनी चाहिए, उसको पेंशन पोस्ट यथावत रखना चाहिए, तो जैसे उसमें ही भला हो जी। तो आपका जैसे आप इतने पुराने जो है राजनीतिज्ञ रहे हैं जी, तो आपका क्या मानना है कि जैसे सांसद या विधायक की जो पेंशन और तनख्वाह है जी, तो वो आप क्या कहते हैं कि बंद होनी चाहिए? उनको मांगे मिले, लेकिन इतना न मिले जो कि मतलब अन्य लोगों का अहित हो। एक भाई का तो मतलब पास इतना खाना दे रखा सरकार ने जो उसको अजरण हो गया जी, और एक भाई के बच्चे रात भर भूखों रोते रह रहे हैं और रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये दोहरी सौतेली नीति ठीक नहीं है जी, दोहरी नीति का मैं विरोध हूँ जी।
सही बात है। बिल्कुल। और उसकी चिंता नहीं है कि सरकार मेरे साथ क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। ये तो मतलब उनका अपना शहनशाही है जी, ये मैं मानूंगा, जी। ये मैं समझूंगा। लेकिन मैं जो बात कहूंगा वो न्याय के प्रति कहूँ। बिल्कुल। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है, जी, और ये मेरा उद्देश्य लक्ष्य है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है उस गरीबों की समस्या सबसे पहले समझे, जी, और जब उनके पास पैसे रहे तभी तो चुनाव लड़ा। जी। हमारे धार के पीछे, हमारे कॉर्नरों के पीछे, हमारे इन पर्वतों के पीछे एक से अनेक बुद्धिजीवी लोग हैं, जी, लेकिन वो पैसा न होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। जी, और अच्छे सच विचारों के हैं। जी। मैंने गांव गांव में जा करके प्रयास किया, लोगों को टटोला, और अच्छे भले पैसे लोगों के पास हैं नहीं है, और बुद्धि जरूर है पर पैसे नहीं है, जिस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। चुनाव वही लड़ रहा है कि जिसके पास कुछ पैसे हैं, और जब उसके पास कुछ पैसे हैं तब चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद वो जनता की भूल जाता है। वहां जाकर के मैं तो कहूँगा, साफ कहूँगा कि देहरादून जाकर के संसद में जाकर के मतलब जनता की बात या जनता की आवाज़ बोलने के लिए वो शर्मा जाते हैं जी, और कुंडली मार करके चुप्पी साध जाते हैं कि भाई मैं इस बात को कहूँगा तो सारे लोग हंसेंगे मुझको देख करके, अरे कितना पिछड़ा इलाके के ये विधायक आए यहाँ, कितने पिछड़े इलाके के सांसद यहाँ आया। इसलिए उनको वहाँ जा करके कुंडली मार करके नहीं रहने के, उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ उठाने के। वो तो पैसे वाले हैं तभी तो चुनाव जीत गए। बिल्कुल। और जब मतलब जिसके पास जो बेरोजगार है, जो भूमिहीन है, तो वो तो नहीं जा पाए। बिल्कुल। रोजगार तो उसके बहुत ऊंचे हैं, परंतु इसलिए नहीं जा पाया कि वो मजबूर है। अच्छा, ये बात आप अपनी सरकार के जनप्रतिनिधियों को भी बता रहे हैं या विपक्ष को भी? नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता। सरकार तो उनके है जो दिल्ली बैठे जी, सरकार उनकी जो देहरादून बैठे, सरकार इनकी है ना अभी। आज तो वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार है। जी, जी। और बीजेपी की सरकार है तो मेरा बीजेपी से भी बड़ा निवेदन, अनुरोध है, और मैं बीजेपी के प्रति आज भी काम कर रहा हूँ कि भाई बीजेपी को वोट नहीं तो किसको। इसलिए कि आशा लगाई हुई है कि शायद है कि खाना अभी बन रहा है, और खाना बनते बनते कोई छीन के ले जाए तब दुख इस चीज का है। बिल्कुल। सोच इस बात की है, जनता इस बात की है कि जनता मतलब मर रही है और मेरा परिवार भूखा रह रहा है, और मेरे सामने से कोई इस बर्तन को उठा के ले गए तो दिक्कत इस बात की आती है। तो आपने जैसे राजनीति जीवन में मतलब क्या अनुभव किया कि जैसे आजकल युवा हैं तो वह राजनीति में ज्यादा अपना वो रख रहे हैं कि हम राजनीति में जो है कदम रखें। तो आपका क्या मानना है, युवाओं को जाना चाहिए राजनीति में, या जैसे अभी बुजुर्ग हैं तो लगभग लोग कहते हैं कि पार्टियों में ये कहते हैं भाई बुजुर्ग हैं इनको जो है टिकट दो या इनको पार्टी में ले आओ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी जो है राजनीति किस प्रकार से करें? राजनीति में जो सब ऐसा है, अगर स्वच्छ लौकिक आदमी जो है उसको राजनीति में जाने चाहिए। और जैसे कि फौज में जाकर के कसम खिलाया जाता है, यानी भारत में भूमिका, यानी देश के प्रति कि मैं देश सेवा करूंगा, स्वच्छ हिसाब से करूंगा, ऐसे ही मतलब वहाँ जाकर के भी इनको ये तो संविधान को ऐसे समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, और वहाँ तो संविधान की तरफ से कसम खिलाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है इस बात को नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। मैं चाहता हूँ कि उनको अपने तहे दिल से ये काम करना चाहिए कि भाई मैं कसम खा करके यहाँ बैठा हूँ, और जनता ने मुझको यहाँ भेजा है अपनी सेवा के लिए, और वहाँ जाकर के वो बड़े आदमी हो जाए, जनता मतलब उनके चारों पीछे घूमे फिरे, और तब वो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया और मेरी गुलामी करेंगे। ये जनता को पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान्यवर जैसे अभी पसंद नहीं जी, जैसे आप अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में है, माना कि अभी जो है बसपा से आपको फिर ऑफर आएगा कि आप यहाँ आ जाए, तो आपका क्या मानना है? मैं ऑफर आएगा, अच्छी बात है। बहुजन समाज पार्टी ने मतलब काम तो किया ही है, इसमें कोई आपने पहले बता दिया, इसमें कोई शक नहीं और इसमें कोई दो राय की बात नहीं, और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है। वो यूपी में और तब हमारे ये राज्य उत्तराखंड जो था, ये मतलब यहाँ के लोग इसको जानते हैं, पर अनुसूचित जाति की मतलब मीन नुमाइंदे हैं मायावती, इस वजह से लोग जरा हिचक रहे हैं। यार काम तो भला हो रहा था, पर हमारी जाति का नहीं है। लेकिन जाति पाति जो देख रही है सरकार, या सरकार में बैठे नुमाइंदे, ये जरा इसमें जाति पाति नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष काम वो कोई करे, मैं स्वागत करूंगा तहे दिल से, और भावी संतान को कहा जाऊंगा कि भाई मतलब यह है कि
फला पार्टी जो है निस्वार्थ काम कर रही है और समाज के लिए कर रही है, देश के लिए हित में कर रही है। और हमारे सारे जो भी नुमाइंदे हैं विधायक से लेकर के सांसद तक, यानी ग्राम प्रधान से लेकर के, मैं ग्राम प्रधान को भी जहाँ कहीं जाता हूँ तो ग्राम प्रधानों की बातें सबसे पहले पूछ देता हूँ कि तुम्हारे ग्राम सभा में क्या काम हो रहे, प्रधान कैसा है, क्या है, तुम लोग कैसे काम कर रहे हैं, तुमको वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा, वेतन नहीं समझो दैनिक दिहाड़ी जो है वो मिल रही है नहीं मिल रही है, और कैसा मिल रहा है, तुमको भी काम करना चाहिए तभी तो प्रधान देगा, तुम्हारे काम का एमपी बनेगी। बिल्कुल। और जब एमपी बनेगी, जैसे तुम्हारी एमपी बनेगी वैसे तुमको वेतन मिलेगा। बिल्कुल। यानी मजदूरी मिलेगी। बिल्कुल। और तुम काम नहीं करोगे, सिर्फ हाजिरी देने के लिए यहाँ आए और उसके बाद भूल गए तो वेतन घट जाएगा। यानी तुम्हारे दिन क्या है वो क्या कहते हैं उसको, जो दिन की मजदूरी है वो घट जाएगी, दिहाड़ी मजदूरी घट जाएगी। लेकिन मजदूरी घटाओ नहीं बढ़ाओ, अरे तुम्हारा काम है, घर का काम है, ये चौक तुम्हारा है, ये आंगन तुम्हारा है, ये रास्ता तुम्हारा है, ये पुलिया तुम्हारी है, जो तुम्हारे द्वारा बनना है वो तुमको तो अपना काम स्वच्छ हिसाब से करना चाहिए। मैं इनको भी कहते रहता हूँ, प्रत्येक ग्राम सभा में जा सके अगर कोई सुने मेरी बात तो मैं ऐसे ही राय देता रहता हूँ कि इस भारत को सोने की चीज है, घर से शुरुआत करनी पड़ेगी और तभी जाकर ये मतलब हमारा भारत देश, हमारा गढ़वाल, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। और इसके लिए सबको हाथ बढ़ाना चाहिए, घर से लेकर के और आगे तक हमारे जो नुमाइंदे विधायक या सांसद उन तक ये कोशिश होनी चाहिए। तो धन्यवाद रंजीत लाल जी, आपने बहुत अच्छी बात जो है अपने विचार रखे और निष्पक्ष निडर होके, निडर का तात्पर्य जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है या समाजवादी का है, आम आदमी का है, तो अपने पार्टी को जो है ज्यादा तवज्जो देता कि मेरी पार्टी पर आंच ना आए। लेकिन आपने निष्पक्ष भाव से आपने तकमा भी लगा रखा है भाजपा का, कमल का, लेकिन फिर भी जो है आप जो है यानी अपने स्तर पर जो है कटघरे में खड़ा कर देते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कांग्रेस पार्टी में जैसे इतना अनुभव रहा, कांग्रेस में क्या कहना है आपकी कांग्रेस पार्टी से जो है? कांग्रेस पार्टी में भी वहाँ जरा भाई बंदी चली जी, परिवारवाद चला जी, और इस प्रकार से कई कमियां मैंने कांग्रेस में देखी जी, तब मुझको कांग्रेस छोड़नी पड़ी जी, और तब मैं बीएसपी में आया और बीएसपी का हाथी में ऊपर नहीं चढ़ा पाया, हरिद्वार से ऊपर उधर से ले आना था ना आपने, हल्द्वानी से नहीं चढ़ पाता, वहाँ भी नहीं चढ़ पाया। अच्छा, क्यों? पहाड़ थे नहीं, वहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है जी। और जब मतलब ऐसा था कनवाल जी कि जब शुरुआत कहाँ से हुई, जब हेमंत बैगुना जी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पर्वतीय विकास, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्रालय खोला जी, और पर्वतीय विकास मंत्रालय खोला तो उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिला जी, और अच्छे रोजगार मिला। कुछ लोग मतलब यह है कि पर्वतीय विकास मंत्री भी बने, जैसे कि निशंक जी भी यहाँ के पर्वतीय विकास मंत्री रहे जी, और बहुत सारे के लोग रहे, मैं तो नाम कहाँ तक लूंगा। अच्छा, आपको ये बताइए अभी तक जो है आपको अभी तक अपने जीवन में सबसे अच्छा राजनेता कौन लगा, किसी भी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, कौन आपको अभी तक जो है बड़ा प्रभावित व्यक्ति? तो इसके लिए उत्तराखंड की नींव डाली बैगुना जी ने, जिन्होंने पर्वतीय विकास मंत्री हेमंती नंदन बैगुना जी ने, उन्होंने अच्छा काम किया। फिर छोट रूप से शिवानंद नौटियाल जी ने अच्छा काम किया, उनकी देन से, शिवानंद नौटियाल की देन से मैंने अपनी ग्राम सभा बंसोली, तब मैं ग्राम सभा बंसोली में था, तो ग्राम सभा बंसोली में 2-3 स्कूलें बनाई मैंने, नौसारी स्कूल प्राइमरी बनी, बंसोली का पुनर्निर्माण किया, और ये क्या कहते हैं सल्याना से लेकर के और जूनियर हाई स्कूल में यहाँ लेके आया। अच्छा, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी के समय कार्यकाल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ वो उन्होंने कुछ काम किया, फिर काम मेखरी जी ने किया जी, अंशर प्रसाद मेखरी जी हैं जी, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया। यहाँ बेस हॉस्पिटल देन उन्हीं की है शिमली में। अच्छा, और फिर इधर हमारे क्षेत्र में अच्छे काम किए बेचारे ने, इसमें कोई बात नहीं, वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने ये धरोहर हमको सौंप रखी है जी जी जी। तो दोस्तों ये है रंजीत लाल जी, 80 78 79 साल के हो चुके हैं और अभी भी राजनीति में सक्रिय है। आप उनकी बात विचारों से आपने जान दिया होगा, और वो अपने कहीं पर भी हमने ये कबीरी संघर्ष समिति की बैठकों में देखा वो अपने स्तर पर जो है अपने विचार रखते रहते हैं
और हमें भी जो है जैसे नवयुवक हैं उनको भी जो है ऐसे बुजुर्गों के साथ जो है 1-2 घंटा बैठ करके उनके विचारों को सुनना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपको भी साहब जी कि आपने अपना अमूल्य समय जी हमारे यहाँ तक आने का दिया जी और मैं इसका आभारी हूँ और रहूँगा भविष्य में भी। और मुझे आपसे बड़ी खुशी है कि कम से कम हमारे क्षेत्र के आवाज उठाने वाले कोई धन्यवादी व्यक्ति हैं और मैं आपका इस सुझाव से तहे दिल से आदर करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की आवाज आगे तक जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद। इसलिए आपको भी धन्यवाद और मैं आपकी मनोकामना और आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको साथ दूंगा और धन्यवाद। आशीर्वाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। जय